बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से मुझे दोबारा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनानी पड़ गई। तो बेटा, ये हमने सिलेबस तो शुरू किया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि मेरी फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा क्लासेस हैं और कॉलेज में भी मैं बिज़ी हूँ और एकेडमी भी मेरी साथ चल रही होती है। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वीडियो बच्चों में जहाँ चांस मिलता है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। एमडी कैट के लिए बच्चों को इस वक्त रिवीजन चाहिए। बच्चों, एक और चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे होते हैं बेटा। उन तमाम कमेंट्स में से कुछ बच्चे कहते हैं कि आप सवालों के जवाब कुछ जगहों पे नहीं देते। तो बेटा, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं। आप देख लें कि एक दिन में हज़ारों के लिहाज से कमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चों, इतने ज़्यादा लोगों को जवाब देना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर मेरे पास पॉसिबल होता है, आपका आंसर चाहे वो कुछ दिन पहले आया हो, क्वेश्चन पहले आया हो, मैं उसका जवाब देता हूँ। तो कोशिश करता हूँ। कुछ लोग मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेजते हैं, मैं उनके भी जवाब देता रहता हूँ। लेकिन बच्चों, आप कोशिश करते हैं कि जितना मैनेज हो सकता है हम उसको मैनेज करते हैं। आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ख़ासकर एफएससी के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एमडी कैट, ईटा और नम्स के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको पता है कि ये पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही नहीं देखा जाता बच्चों, पूरे पाकिस्तान में भी देखा जाता है और पाकिस्तान से बाहर भी लोग देख रहे होते हैं जो कि एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं। तो बच्चों, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसलिए 2-4 मिनट बात की कि आप लोग मुतमिन रहें। बच्चों, मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर जो है वो साथ साथ आपके क्वेश्चन के जवाब देता जाऊँ। तो हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे का पूरा चैप्टर गो थ्रू कर दें, यानी 1 शॉर्ट वीडियो है ये। और इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद रेट लॉ या रेट इक्वेशन क्या होती है उसको पढ़ेंगे। फिर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, और फिर हाफ लाइफ कैसे रिलेट होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से या रेट ऑफ रिएक्शन से। फिर इसी तरीके से बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है। यानी एमडी कैट के जितने टॉपिक मौजूद हैं बच्चों, हम उनको यहाँ कवर करेंगे। तो अभी हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है बच्चों रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स। एक तो ये याद रहे कि ये रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की एक ब्रांच है बेटा। जो केमिस्ट्री की ब्रांच है, इसके अंदर हम बेसिक 3 चीज़ें स्टडी करेंगे। एक तो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, अगर कहीं पे मल्टीपल चॉइस आ जाए कि इसमें क्या चीज़ स्टडी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि बच्चों वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड। कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, कुछ रिएक्शन मॉडरेट होते हैं। इन की स्टडी ये ऐसा क्यों होता है, इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन में स्टडी करेंगे। फिर रेट ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हम इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन स्टडी करेंगे कि एक रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप में लिखा जाता है, सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, या उससे रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। कहीं पे आ जाए कि इसमें क्या चीज़ स्टडी होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। थर्ड चीज़ इसमें जो स्टडी होती है बच्चों वो है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ये हम 3 चीज़ें बेसिक इसके अंदर बच्चों इस यूनिट के अंदर स्टडी करते हैं। यानी केमिकल काइनेटिक्स या रिएक्शन काइनेटिक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, mechanism of reaction and factor affecting on rate of reaction is called chemical kinetics, या उसको हम कहते हैं reaction kinetics। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है। इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस आ सकता है कि इस ब्रांच में क्या क्या चीज़ स्टडी होती है। अब हम सबसे पहले इसमें बच्चों आते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसका एक और नाम बच्चों हमारे पास होता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को आम तौर पर हम अगर स्मॉल चेंज आ रहा हो तो हम इसको डिनोट करते हैं dx/dt से। तो कहीं पे भी dx/dt आ जाए इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन है। d स्मॉल चेंज के लिए होता है, एक कैपिटल चेंज के लिए बच्चों डेल्टा का सिंबल यूज़ होता है। रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। इसीलिए कहीं कहा जाए वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बताएं, रेट ऑफ रिएक्शन बताएं, सेम थिंग है, कोई फ़र्क नहीं है। अब हमारे पास इसमें वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, आपको पता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होता है
जब कोई रिएक्शन प्रैक्टिकली चलता है तो बच्चों विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम होता है और प्रोडक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है जब रिएक्शन प्रोसीड होता है। और स्टार्ट में रिएक्शन की स्पीड फास्ट होती है क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंज्यूम होता है रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो होना शुरू हो जाती है। इसलिए स्टार्ट में अगर हम रिएक्शन को देखें तो वो ज़्यादा फास्ट होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है क्या बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक रिएक्शन चलता है बच्चों तो उसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता है। तो एक डेफिनेशन मैं इसकी लिख सकता हूँ, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactant, decrease in concentration of reactant per unit time। टाइम की यूनिट क्या है बच्चों, सेकंड। एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट कम होता है उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट कम होता है, यानी एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चला जाता है उसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड आमतौर पर हम पुट करते हैं। अब हमारे पास दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, हम ये भी कह सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट बढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में जितना प्रोडक्ट बढ़ जाता है उसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। और थर्ड इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो लाजमी बात है दोनों में चेंज आ रहा है, इसलिए मैं थर्ड ऐसे भी लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं R लिख रहा हूं, एंड प्रोडक्ट को मैं P लिख रहा हूं, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। एक सेकंड में जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज आता है उससे भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लिखना बच्चों इसलिए ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ताकि आपको चीज़ें याद हो सकें, आप कहीं नोट डाउन कर सकें। अगर मैं ये ज़बानी बोलूँगा तो आपको शायद अभी तो समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको चीज़ें भूल जाती हैं। तो बच्चों इसमें कुछ ट्रिक्स भी लगती हैं, चीज़ें भी होती हैं, थियोरेटिकल भी है। आपको पता है हमारा पोर्शन थियोरेटिकल होता है, इसलिए बच्चे को ये याद करना पड़ता है। सपोज करें बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ हमारे पास एक रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट B में जा रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम इसको ग्राफ के ज़रिए देखें तो हम कुछ इस तरह का ग्राफ बनाते हैं कि यहाँ पे हम अगर टाइम लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन के लिए, मोलर कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, रिएक्टेंट जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ये टाइम आपके पास 0 है, यहाँ टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, सेकंड में टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होती जा रही है। स्टार्ट में टाइम 0 है तो रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम देखो रिएक्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे करके चलता जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही है, और ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। ये हमारे पास है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का फिर फार्मूला क्या बना। तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक फार्मूला याद करें बच्चों। रेट ऑफ रिएक्शन हम किससे नोट करते हैं बच्चों, dx/dt से। मैं ये डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ बच्चों, स्मॉल चेंज के लिए हम आमतौर पर, कैपिटल चेंज के लिए यहाँ पे डेल्टा भी होता है, ठीक है, डेल्टा का सिंबल भी यूज़ कर सकते हैं। dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है। अब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब बच्चों ये रिएक्टेंट की भी हो सकती है, प्रोडक्ट की भी हो सकती है। नीचे क्या होगा, टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर चेंज। ये हमारे पास फार्मूला है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऊपर लिख दो, टाइम टेकन फॉर द चेंज नीचे लिख दो। अब आपसे मैं अगर कहूँ बच्चों कि मुझे आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिख के दिखाओ या विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख के दिखाओ, तो याद रखें मैं आपसे कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट अगर हम लिखें तो बच्चों यही हमारे पास बन जाएगा dx/dt। ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है। स्मॉल चेंज के लिए बच्चों, अब हम स्मॉल चेंज के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन, डेल्टा C भी लिख सकता हूँ, डेल्टा की जगह मैं अभी d लिख रहा हूँ, स्मॉल चेंज लिख रहा हूँ।
और मेरे पास कंसंट्रेशन किसकी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट मेरे पास ए है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, चेंज के लिए स्मॉल डी लिख दिया, स्मॉल चेंज है, टाइम के लिए टी लिख दिया और साथ नेगेटिव लगा दिया। बच्चों नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ नेगेटिव का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव है। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव का मतलब है विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। नेगेटिव साइन इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद टाइम। अब मैं आपसे कहता हूं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिख के दिखाएं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट के लिहाज से देखें तो अब आपने प्रोडक्ट इस जनरल रिएक्शन में किसको सपोज किया हुआ है, बी को, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का सिंबल है dx/dt। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन स्मॉल चेंज के लिए d लिख देंगे, कैपिटल चेंज होगा तो डेल्टा का सिंबल डाल देंगे। अब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास है b डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज, तो हमारे पास dt हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साइन ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन उसकी डेफिनेशन है और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट लिखा। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन की हम निकाल सकते हैं यूनिट्स। हमारे पास इसकी जो यूनिट है बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले से, देखो रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt है, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह अगर मैं लिख दूं बच्चों तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन होता है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब जब सोल्यूशन फॉर्म में है, और अगर गैसियस फॉर्म में है तो प्रेशर एटीएम में आप ले सकते हैं। अब हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम की यूनिट क्या है बच्चों, डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाएगा। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये आ जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा बच्चों डेसीमीटर क्यूब हमें पता है लीटर में होता है, तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी लिखा होता है वहाँ MD कैट के पेपर में मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि याद रखना है बच्चों 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, तो ऐसे लिख सकता है वो। तो इसलिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड या मोल पर लीटर पर सेकंड ये रेट ऑफ रिएक्शन की हमारे पास यूनिट आ गई। अब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में एक हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे मैं आपसे कहता हूं इसकी टाइप है एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है आपको पता है एवरेज इनिशियल से लेकर फाइनल तक, जैसे हम कहते हैं कि क्रिकेट का मैच हो रहा है तो बच्चों शुरू से लेकर एंड तक जितने स्कोर बनते हैं उसका एवरेज होता है। हम कहते हैं इतने स्कोर बने हैं जी, तो एवरेज रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पे एंड हुआ वहाँ तक की वैल्यूज़ हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चों, हम कहते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होगा बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। रेट ऑफ रिएक्शन है बिटवीन 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। ये हमारे पास है कि अगर 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन हो तो उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसका फार्मूला अगर कहीं पूछा जाए तो बच्चों ये फार्मूला सेम यही है, रेट ऑफ रिएक्शन। इधर आप क्या लिख दोगे बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ऊपर लिख दोगे टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज। ऊपर टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर द चेंज हो जाएगा। फार्मूला भी इसका यही है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद नेक्स्ट इसकी टाइप हमारे पास है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आपको पता है किसी भी लम्हे के ऊपर नोट करना, किसी भी लम्हे के ऊपर। जैसे स्टार्ट में अगर मैं नोट करूं तो बच्चों आपको पता है रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, तो स्टार्ट में लाजमी बात है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा।
मिड में हो सकता है बच्चों ये एवरेज के बराबर हो जाए, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्योंकि रिएक्टेंट मैक्सिमम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, इसलिए जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कम होने की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन की स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त कम आएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। आप कहते हैं ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है एट एनी इंस्टेंट या किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम लिख सकते हैं बच्चों ये हमारे पास है रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी खास लम्हे के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर अगर हम इसको नोट कर लें तो इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यूनिट इनकी सेम है बेटा, कभी आ जाए एवरेज की तो यूनिट फिर यही सेलेक्ट करनी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट फिर सेम है, फार्मूला भी सेम है, सिर्फ इधर क्या करोगे इंस्टेंटेनियस अगर मैं लिख दूं, मैं कहूँ इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इसका रिलेशन क्या है, ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू आप लिख दोगे चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस इधर लिखना है, एवरेज में तो टोटल लगाना था, आपको बताया अभी। अब बच्चों इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशनशिप में मल्टीपल चॉइस पूछ सकता है कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप याद रखिए बच्चों, आपको पता है कि स्टार्ट में जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, उस लम्हे के ऊपर अगर रिएक्शन की स्पीड नोट की जाए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक याद रखना है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा हूँ बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये आप समझ लें, ये ग्रेटर होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से। अगर कहीं पूछा जाए कब होगा, जब रिएक्शन इनिशियल स्टेट में है, यानी आप स्टेजेस पे है, अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन ये हमारे पास है। अच्छा, रिएक्शन चलते चलते बच्चों सपोज कर लें रिएक्शन मिड में पहुंच गया, एक टाइम आया कि कहीं पे किसी जगह पे जाके कुछ देर के लिए रिएक्शन स्टॉप होने से पहले एक टाइम आया बच्चों, उस वक्त हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी देर के लिए इक्वल हो जाए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा होता है तो पता चलता है कि इन्होंने जो है स्कोर जो बनाया है, सपोज करें 250 बनाया, तो उसकी एवरेज निकाली तो दरमियान में भी कोई एवरेज इस तरह की चल रही थी। तो बच्चों ये दरमियान में ऐसा ही है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कुछ देर के लिए बराबर होंगे, लेकिन कब होंगे आप समझ लो, ये थोड़ी देर के लिए होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं लिख देता हूं एट मिडल, ये मिडल में जाके ऐसे हो गए जी। फिर क्या होता है बच्चों, अब रिएक्शन चलते 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 रिएक्टेंट मैक्सिमम प्रोडक्ट में जा चुका है, उस वक्त हमारे पास जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है एंड ऑफ द रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेस होगा, लेस देन का साइन डाल दिया है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से लेस होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से, लेकिन कब होगा, एट एंड ऑफ रिएक्शन, एट एंड ऑफ रिएक्शन होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर मैंने अभी बात की। अब बच्चों इसको नोट करें, हम इससे आगे चलें ताकि चलें जी। नेक्स्ट हमारे पास है, नोट कर लिया आपने बच्चों, इसलिए मैं टाइम देता हूं कि दरमियान में आप लोग कहते हैं कि सर आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हुआ करें ताकि हम लोगों ने चीज़ें नोट करनी। बाकी बच्चों आप लोग बहुत शार्प होते हो, एमडी कैट वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, हमारे पास अगर इसमें देखें तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें समझ आ गया, इसके मेथड कौन कौन से हैं। पहले मेथड देखते हैं कि जिनसे आप रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हो, और फिर हम उसके बाद बच्चों ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करते हैं। तो मैं आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट बनाने लगा हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन को डिटर्मिन करने के, फाइंड करने के दो मेथड हैं।
एक हमारे पास है केमिकल मेथड और एक है फिजिकल मेथड। याद रखिए बच्चों, अगर मल्टीपल चॉइस आ जाए दोनों में से बेस्ट कौन सा है, फिजिकल मेथड बेस्ट है। वजह यह है कि उसमें जो रिएक्टेंट आप यूज़ करते हो उसको दोबारा आप किसी पर्पज़ में किसी और जगह यूज़ कर सकते हो, जबकि केमिकल मेथड के अंदर जो रिएक्टेंट यूज़ होता है वो दोबारा आप किसी जगह पे उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें चेंज आ चुका होता है। अब हमारे पास इसके दो, मैंने कहा कि डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देयर आर टू मेथड्स। एक का नाम है बच्चों केमिकल मेथड, एक को हम नाम देने लगे केमिकल मेथड। अगर मैं आपसे कहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने का जो केमिकल मेथड है ये है क्या बच्चों, इसको आमतौर पर हम केमिस्ट्री में टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। टाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, ब्यूरेट होता है, नीचे कोनिकल फ्लास्क होती है, फनल होती है और इसी तरीके से पिपेट होती है। टाइट्रेट करते हैं, मोलैरिटीज़ या वो चीज़ें फाइंड करके हम इसको फाइंड करते हैं, इसको हम टाइट्रेशन बोलते हैं। केमिकल मेथड, फिर हमें इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, केमिकल मेथड में ना बेसिकली जब हम रीडिंग ले लेते हैं तो फिर हमें इस तरह का ग्राफ बनाना पड़ता है। ये एक ग्राफ इस तरह का बनाना पड़ता है। ये विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी बन सकता है, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी बन सकता है। इस जगह पे हम टाइम पुट करते हैं बच्चों, टाइम सेकंड में पुट होता है। यहाँ पे 0 सेकंड हैं, 1 2 ऐसे एक सेकंड बढ़ते जा रहे हैं। और इस डायरेक्शन में हमारे पास कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट के लिहाज से भी हो सकती है, प्रोडक्ट के लिहाज से भी हो सकती है। यहाँ हम कंसंट्रेशन पुट करते हैं। अभी सपोज करें मैं आपको समझाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखता हूँ, तो बच्चों ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। सपोज करें ये आपके पास इधर कर लेते हैं 5 सेकंड है तो इतना है, 10 सेकंड हो जाते हैं तो ये इतना हो जाता है, और 15 सेकंड हो जाते हैं तो ये और आगे चला जाता है, 20 सेकंड हो जाते हैं ये और आगे चला जाता है, 25 है ये और आगे चला जाता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से देखो रिएक्टेंट सपोज करें कंसंट्रेशन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 मोल पर डेसीमीटर, ऐसे कंसंट्रेशन लिख दी। अब मैं आपसे कहता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन नोट कैसे होगा। आप कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला था चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब किसी भी लम्हे के ऊपर नोट कर लो, ठीक है। अब सपोज करें मैंने यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन नोट करना है तो मैं कहीं पे भी टेंजेंट लाइन लगाऊंगा। टेंजेंट लाइन बच्चों वो पॉइंट लाइन होती है जो किसी एक पॉइंट को क्रॉस करती है, ऐसे देखो टच करती है, ये टेंजेंट लाइन खींच ली। अब इस टेंजेंट लाइन को खींचने के बाद मैं इसकी स्लोप निकालूंगा बच्चों। अब इसको अगर मैं यहाँ से ड्रा कर लूँ, किसी भी पॉइंट से ड्रा कर लूँ, कोई बच्चे पूछते हैं सर ये बड़ा छोटा बना दें तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन फिर भी सेम होगा। ये नोट कर दिया। अब मैं आपसे कहता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लिखें तो आप कहते हैं dx/dt। अब आपके पास आपको पता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन सपोज करते हैं, सपोज कर लें आपको समझाने के लिए बच्चों ये मैंने किया चेंज इन कंसंट्रेशन। अब आप देखो कि बच्चों हमने इस लाइन को यहाँ से टच किया, तकरीबन आप समझ लो ये 6 बन रहा है और यहाँ पे जहाँ आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 2, तो 6 - 2 आपको समझाना है जस्ट, ये चेंज इन कंसंट्रेशन आ जाएगी, यानी फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब हमें इसको ड्रा कर लेते हैं, ये देखो ये सपोज कर लें 10 सेकेंड है और यहाँ ड्रा करते हैं, ये सपोज करते हैं बच्चों तकरीबन 23 सेकेंड है, तो 23 - 10 ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द चेंज। अब इसको डिफरेंस को सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास है केमिकल मेथड। ये आप बहुत सारी जगहों पे जहाँ दिल करे आप, कोई कहता है सर मैंने इससे बड़ा बना लिया, डिफरेंस आपने निकाल लेना है, वो सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपके पास प्रैक्टिकल डाटा होगा तो ऐसे होगा। सेकंड चीज़ बच्चों, सेकंड चीज़ इसमें है हमारे पास फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने का जो फिजिकल मेथड है ये बेस्ट कंसिडर होता है। और इसमें फिजिकल मेथड में अगर हम आएँ तो बच्चों बहुत सारे मेथड हैं। ये एक इसमें जो मेथड यूज़ होता है फिज़िकल में, कभी आपसे पूछा जाए ये कौन सा मेथड है तो आप बताएंगे कि ये फिज़िकल है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोमीट्री ये बच्चों तब यूज़ होता है जब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसमें रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी हो, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, कोई भी रेडिएशन अगर वो एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी, तो लाजमी बात है आप उसकी रेडिएशन की अमाउंट मेजर कर सकते हो। इसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है बेटा, उसका नाम होता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर, इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हम बोलते हैं, ये आप कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमारे पास इसमें यूज़ होता है कंडक्टोमीट्री। कंडक्टोमीट्री टेक्निक का नाम है
ये मेथड तब लगता है जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से कोई भी सब्सटेंस ऐसी हो जिसमें आयन बन रहे हो, जिसमें रेडिएशन, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती हो। आपको पता है इसमें कंडक्टोमीटर यूज होता है कंडक्टेंस मेजर करने के लिए, कंडक्टोमीटर। अब हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें डायलेटोमीट्री। डायलेटोमीट्री क्या है बच्चों? ये हमारे पास एक फिजिकल मेथड है जिससे आप रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते हैं। इसमें बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई दोनों में स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम आ रहा होता है। अगर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम की बात करें कि कौन सा मेथड यूज़ होगा फिजिकल, तो डायलेटोमीट्री यूज़ होगा। इसमें स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, बच्चों ये मल्टीपल चॉइस आ चुका है कि डायलेटोमीट्री में क्या चेंज हो तो तब ये मेथड यूज़ होता है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो। फिर इसमें आपको पता है डायलेटोमीटर यूज़ होता है जो चेंज इन वॉल्यूम को मेजर करके बताता है, और जितना ज़्यादा चेंज इन वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। नेक्स्ट मेथड इसमें जो यूज़ होता है वो हमारे पास है रिफ्रैक्ट्रोमीट्री। रिफ्रैक्ट्रोमीट्री आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉल्यूशन आप फिजिक्स में फाइंड करते होंगे बच्चों, तो ये तब मेथड यूज़ होता है। और नंबर 5 हमारे पास है जो मेथड यूज़ होता है वो है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, अगर हमारे पास कोई ऐसा सब्सटेंस मौजूद है जो ऑप्टिकल एक्टिव है, जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है, फिर हम ऑप्टिकल रोटेशन मेथड यूज़ करते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो हमारे पास है पेलोरीमीटर। पेलोरीमीटर यूज़ होता है जो कि बेसिकली हमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन देता है। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के। कभी आ जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के कितने मेथड हैं, तो मल्टीपल चॉइस में सेलेक्ट करना है 2 हैं। फिर अगर वो कहता है बेस्ट मेथड कौन सा है तो फिजिकल है। और फिर अगर वो कहता है फिजिकल मेथड कितने हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो 5 मेथड हैं। और स्पेक्ट्रोमीट्री कब यूज़ होता है, उस सब्सटेंस में क्या एबिलिटी हो, व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड। तो ये बातें आपने बच्चों याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों मेरा टारगेट इस वक्त सिर्फ मल्टीपल चॉइस है। आपको पता है कि रेगुलर क्लास नहीं है। अगर आप रेगुलर जाएं तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर तमाम सिलेबस अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप फिर डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारा टारगेट मल्टीपल चॉइस होता है तो बेटा हम उतनी बात करते हैं जितना मल्टीपल चॉइस आपको रिक्वायर्ड है। अब फैक्टर अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आएँ तो 6 फैक्टर हैं बेटा। सबसे पहले हमारे पास फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट ये क्या करता है बच्चों, आपको पता है रिएक्शन जो है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी करता है। जैसे सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं इनके रिएक्शन क्या होंगे, तो आप कहेंगे जी फास्ट हैं। जितने भी एसिड बेस रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है, ये सारे के सारे क्या होंगे, फास्ट होंगे। या अल्कली मेटल फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स को कहते हैं। इनके रिएक्शंस क्या होंगे, सेकंड ए और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के जो रिएक्शंस होंगे वो सारे के सारे फास्ट होंगे। तो हम इनके लिए देखो रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी कर रहा है, ये फास्ट रिएक्शन है। जैसे सपोज करें मैं आपके सामने लिखता हूँ बच्चों AgNO3 प्लस NaCl। अब आप इसकी प्रोडक्ट बनाएं, आप इसकी प्रोडक्ट बनाओगे AgCl, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। देखो AgCl क्रिस्टल बन जाएंगे, वाइट क्रिस्टल बन जाएंगे, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। साथ NaNO3 कहते हैं, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो बच्चों अब सिल्वर है उसकी जगह क्लोराइड आ रहा है, नाइट्रेट जो नाइट्रेट है वो क्लोराइड की जगह जा रहा है, तो दोनों जगहों पे रिप्लेसमेंट आ रही है। सिल्वर में भी रिप्लेसमेंट आ रही है, सोडियम क्लोराइड में भी रिप्लेसमेंट आ रही है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये एक आयनिक कंपाउंड के रिएक्शन है, इसलिए ये रिएक्शन एक फास्ट है। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों ये तो हो गए फास्ट रिएक्शन। कुछ बताएं स्लो, तो आप कहते हैं सर बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन
ये आपके पास एक स्लो रिएक्शन में आता है, तो इसलिए इसको हम स्लो रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, कोई रिएक्शन फास्ट क्यों होता है बच्चों? उसकी एक्टिवेशन एनर्जी आगे बिल्कुल एंड पे, इस वीडियो के एंड पे बिल्कुल मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक्टिवेशन एनर्जी। जिनकी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है वो रिएक्शन फास्ट होते हैं, और जिन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है वो रिएक्शन स्लो होते हैं, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी दरमियानी होती है वो मॉडरेट होते हैं, और जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। अब हमारे पास बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ स्लो रिएक्शन, रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी कर रहा है। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, एक हमारे पास रिएक्शन है फर्मेंटेशन, किसी की भी कर लें, फर्मेंटेशन आप ग्लूकोज कर लें, सेक्रोज कर लें, अल्कोहल कर लें, फर्मेंटेशन जितने रिएक्शन हैं, या बच्चों हमारे पास इसके अलावा स्टेरिफिकेशन, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल, इसको हम स्टेरिफिकेशन कहते हैं। इतनी तो बच्चों सेकंड ईयर पढ़ी हुई है कि जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करते हैं, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर बनता है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, ये बताओ ये दोनों रिएक्शन कौन से हैं? तो ये आपने याद रखने हैं, इनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्लो हैं ना बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, इनको हम मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट टू रिएक्टेंट वेरी कर रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपको पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमने पढ़ा है, और अगर हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन को ज़हन में हम लाएं तो हमें पता है कि लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या? एक्टिव मासेस का मतलब है वो रिएक्टेंट जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली डिपेंड कर रहा है, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पे बच्चों ये रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी कर सकता है, कंसंट्रेशन जितनी बढ़ाओगे। तो अब मैं आपसे कहता हूं इसका रिलेशन क्या बना, तो बच्चों याद रखना है, जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, किसी भी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ रिएक्शन के, रेट ऑफ रिएक्शन के। अब मैं यहां पे कहूं कि अगर किसी रिएक्शन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यूज करें और किसी रिएक्शन में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करें, किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा? आप कहते हैं डाइल्यूट में नाइट्रिक एसिड वाटर ज़्यादा है, कंसंट्रेशन कम है, रिएक्शन स्लो होगा कंपैरिजन में। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के केस में रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा। तो बच्चों यहाँ तो बहुत सारी चीज़ आ सकती है, वो आपसे कह सकता है 1 मोलर सोल्यूशन है और ये 2 मोलर सोल्यूशन है, किस केस में रिएक्शन फास्ट होगा? बच्चों जब कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, मोलैलिटी, बहुत सारी यूनिट्स हैं। जब भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा वास्ट चीज़ है, जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस मैं बच्चों को असाइनमेंट और टेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ। आपको पता है कि जो बच्चे मेरे पास फिजिकली पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे वो भी वीडियो देख रहे होते हैं, तो हम एक जो टेस्ट, एक असाइनमेंट का टेस्ट बनाते हैं, एक यूनिट का जो टेस्ट बनाते हैं वो 60 मल्टीपल चॉइस होते हैं और तकरीबन 60 ही मल्टीपल चॉइस की असाइनमेंट मिलती है। तो एक यूनिट के ऊपर बच्चे को 120 मल्टीपल चॉइस मिलते हैं, जिससे ये लेक्चर के बाद बच्चा उस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप बना लेता है। अब बच्चों हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, ये अब इसमें तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने आपको एक लाइन में चीज समझा दी। नेक्स्ट है लाइट। अच्छा बच्चों, लाइट ना हम फेडरल वाले तो नहीं देखते कम अज कम, बाकी जगहों पे है। ये लाइट सब रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती, ये ज़हन में रहे। ये सिर्फ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए मैं बता रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्टर किन के लिए? ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन, ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शन उनके लिए। और फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए लाइट के साथ क्या रिलेशन है? याद रखें, जो लाइट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बहुत सारे रिएक्शन हैं, जैसे मैं कहता हूं बच्चों H2 है, Cl2 है, दोनों को रिएक्ट करा दें, HCl बनता है। लेकिन ये बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क नो रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट का मतलब होता है कमरे की रोशनी, ये प्रॉपर होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट, धूप पे रख दें,
धमाके के साथ होगा। इसी तरीके से मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करें, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथाइलिन क्लोराइड क्लोरोफॉर्म CCl4 तक जाएगा। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क नो रिएक्शन, इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट जिसे कमरे की रोशनी कहते हैं रिएक्शन फास्ट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा बच्चों, धमाके के साथ रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो ये हमारे पास लाइट का फैक्टर भी आपको उम्मीद है कि समझ आ गया है। नेक्स्ट सरफेस एरिया है बेटा, सरफेस एरिया। आप याद रखें बच्चों, सरफेस एरिया बढ़ जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाए रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। कहीं पे भी मल्टीपल चॉइस आ जाए, मुझे याद रखना है कि जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन इतना फास्ट होगा। जैसे मैं आपसे कहता हूँ बच्चों, मेरे पास है अल्मोनियम, ये पीसेस की फॉर्म में है बेटा, अभी आप समझ लो ये पीस की फॉर्म में है, ठीक है। ये आप समझ लो इसकी फाइल है मेरे पास, एक पतरी सी है। अब इसका रिएक्शन NaOH से कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, NaAlOH होल 4 बन जाएगा, साथ H2 गैस बनेगी, ये बनेगा। लेकिन बच्चों ये इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको पता है कि अगर हम इसका रिएक्शन करते हैं तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ फाइल ये स्लो है। अगर मैं इसका पाउडर यूज़ कर लूँ, इसका पीस यूज़ कर लूँ, रिएक्शन फास्ट होगा। जिंक है, अगर मैं इसका रिएक्शन HCl से कर दूँ, जिंक पाउडर अगर यूज़ करूंगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, अगर इसका पीस यूज़ करूंगा तो सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है कि पाउडर फॉर्म में आप मॉलिक्यूल को जब ब्रेक करते हैं तो उसका एक एक मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। हर मॉलिक्यूल से H2SO4 रिएक्ट करेगा या HCl रिएक्ट करेगा और रिएक्शन होगा। इस केस में अगर मैं आपसे कहता हूँ ZnCl2 है प्लस आपके पास H2 गैस बनती है, तो ये रिएक्शन आपके पास जो है वो फास्ट होगा जब आप इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों बहुत बेशुमार एग्जांपल लिख सकते हैं। मैं कहता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका अगर पीस आप यूज़ करें, इसका रिएक्शन आप H2SO4 से करें तो आप देखेंगे स्लो होगा, पीस की फॉर्म में स्लो होगा। लेकिन अगर मैं इसके नीचे पाउडर लिख दूंगा, यानी अगर ये पाउडर फॉर्म में है, पीसेस इसको बहुत ग्रेन, आप समझ लें मैंने इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्टल की फॉर्म में ले गया हूँ। अब हर मॉलिक्यूल फ्री हो चुका है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल से टकराएगा। जब ये एक पीस की फॉर्म में है तो जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है या साइडों पे उनसे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। जब आपने इसको ग्राइंड कर दिया तो सारे के सारे मॉलिक्यूल इससे रिएक्ट करेंगे और आपके पास इसका रिएक्शन होगा। और बच्चों इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा, आपके पास कैल्शियम सल्फेट बनेगा, साथ वाटर बनेगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इवॉल्व होगी। ये हमारे पास इस तरह का इसको बैलेंस किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इस तरह की रिएक्शन है। सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। आप इसको नोट करें। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पे अभी हम आगे चलते हैं जी। अब इस जगह पे हमारे पास एक और फैक्टर है और वो फैक्टर नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर, अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, तो याद रखें बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक तो याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, हमने क्विक रिवीजन करनी है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ती हैं। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगी इतना ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी इतना ज़्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन यूज़ होती है बच्चों, जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन की मैथमेटिकल फॉर्म याद हो बच्चों, K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA/RT। दिस फैक्टर इज कॉल्ड आर्हेनियस इक्वेशन। अब इसमें कभी कभी पूछता है K क्या चीज़ है, इसको करते हैं जी रेट कांस्टेंट। इसका मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी इसकी यूनिट क्या होती हैं ये पूछी जाती हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, K जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारे पास EA है, A क्या चीज़ है, इसे कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट ये फिक्स होता है बेटा। अब हमारे पास T क्या है, अब्सोल्यूट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर किया जाए।
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर मैं कहता हूं आर क्या चीज़ है बच्चों, इसे कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, जिसको आपने याद की हुई है 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। EA क्या चीज़ है, आप कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये हमारे पास है जो कि हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें ग्राफ आता है बच्चों, उस ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी ज़हन में रखें। नंबर 6 पे आते हैं, कैटालिस्ट, आखिरी फैक्टर है कैटालिस्ट। आपको पता है कैटालिस्ट क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दे, ठीक है। सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों हम रेट लॉ या रेट इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। रेट लॉ या रेट इक्वेशन होता क्या है, एक तो याद रखिए बच्चों, एक होती है केमिकल इक्वेशन, एक होती है रेट इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकली लिखी जाती है, रेट इक्वेशन एक्सपेरिमेंटली लिखी जाती है। रेट इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं। हम इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो होता है एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप, एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड concentration of reactant is called rate law। एक तो बच्चों ये पता हो, इसको रेट इक्वेशन भी कहते हैं, इसे रेट लॉ भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप होता है बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड के दरमियान, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के दरमियान। इट कैन ओनली बी रिटर्न एक्सपेरिमेंटली। याद रखें बच्चों, इस रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट मौजूद होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उन पे प्रैक्टिकली डिपेंड करता है। ये रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों, मेरे पास है रिएक्शन NO + O3, एरो है NO2 + ऑक्सीजन बनता है इनटू ये बन रहा है जी। अब दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, जिसमें आपको इस तरह का एरो नजर आए या रिवर्सिबल एरो नजर आए, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। लेकिन जो रेट इक्वेशन है बच्चों, वो बेसिकली एक्सपेरिमेंट से लिखी जाती है। तो रेट इज इक्वल टू के, अब इसमें NO की कंसंट्रेशन और O3 की कंसंट्रेशन, देखो आपके पास केमिकल इक्वेशन में 2 रिएक्टेंट है, रेट इक्वेशन में भी 2 रिएक्टेंट है। इस वक्त केमिकल इक्वेशन और रेट इक्वेशन सेम है। वजह क्या है बच्चों, ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है। जो रिएक्शन सिंगल स्टेप होते हैं उनकी रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन सेम होती है। जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेप होते हैं, क्योंकि ये जो रेट इक्वेशन है, जब हमें कोई रिएक्शन दे दिया जाए तो उसका जो स्लो स्टेप है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है या रेट लिमिटिंग स्टेप भी उसको बोलते हैं, उससे हम इसको लिखते होते हैं। तो इसी वक्त बच्चों ये हमारे पास इसकी रेट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड रेट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन सेम है। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने अगर रिएक्शन लिखता हूं बच्चों, हमारे पास है इस वक्त NO2 प्लस, अगर हम इसका रिएक्शन NO2 का रिएक्शन CO से करते हैं, प्रोडक्ट बनती है NO + CO2। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इसकी जो रेट इक्वेशन है वो रेट इज इक्वल टू के, NO की कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ बच्चों, प्रैक्टिकल जब किया तो पता चला इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ी। जब इसकी कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड 4 गुना बढ़ी, तो इसके ऊपर रिएक्शन डबल डिपेंड कर रहा है, इसलिए पावर 2 आ गया। जबकि इसकी कंसंट्रेशन CO की बढ़ाने से या कम करने से रिएक्शन की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ा, इसलिए उसको रेट इक्वेशन में नहीं लिखा जाता।
अब हमारे पास इसमें रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, इस पे सिंगल पे डिपेंड कर रहा है। अब बच्चा पूछता है सर ये मैं कैसे याद करूंगा? याद रखो बच्चों, MD-CAT में या तो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन होगा, स्लो स्टेप से आप इसको लिखेंगे जैसे मैं अभी आपको एक रिएक्शन के जरिए समझाता हूँ, या क्या होगा बच्चों कि आपकी बुक की एग्जाम्पल होगी जो कि आपको रेट इक्वेशन उनकी याद करनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको हम अपनी तरफ से नहीं लिख सकते। मैं आपसे कहता हूँ इस रिएक्शन की रेट इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन चेंज है, इसका मतलब ये मल्टीपल स्टेप है, इसका मैकेनिज्म बताएं। तो बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने लगा हूँ। इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म लिखूँ तो बच्चों हमें पता चला कि ये रिएक्शन जैसे नज़र आ रहा है ऐसे प्रोसीड नहीं हो रहा, बल्कि ये 2 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 ये होता है, स्टेप नंबर 1 ये है, ये जो NO2 है एक और NO2 से रिएक्ट करता है। इस स्टेप को स्लो स्टेप कहते हैं। किसी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, रेट लिमिटिंग स्टेप भी कहते हैं। इसमें जो रिएक्टेंट मौजूद होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उन्हीं पर डिपेंड करता है। NO3 बन गया प्लस NO बन गया, ये बन गया। अब स्टेप नंबर 2, क्योंकि मैंने उस इक्वेशन को अगर देखूं तो मुझे इसमें NO3 कहीं नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब है NO3 नज़र नहीं आ रहा तो वो रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट टेम्परेरी एक मालिक्यूल है, वो बनेगा। ये NO3 जो है अगले स्टेप में कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें CO नज़र आ रहा है, उधर नहीं है, तो बच्चों इसका मतलब है CO इस स्टेप में होगा। इस रिएक्शन को इस स्टेप को फास्ट कहते हैं। अब प्रोडक्ट बन जाएगी NO2 प्लस CO2। अगर आप इन दोनों स्टेप को ऐड करें, अब इन दोनों स्टेप को ऐड करके चेक करें, ये इक्वेशन वापस आ रही है। अब आपके पास NO3 से कैंसिल हो रहा है, NO2 से कैंसिल हो रहा है। ओवरऑल इक्वेशन बन रही है जी NO2, ये केमिकल इक्वेशन को ओवरऑल इक्वेशन कहते हैं, प्लस CO इंटू NO प्लस CO2, ये बन गई। तो देखो बच्चों हमारे पास जो रेट इक्वेशन, अगर मैं ये मैकेनिज्म आपको दे दूं तो आपको पता है कि जो रेट इक्वेशन है वो स्लो स्टेप से लिखी जाती है। देखो स्लो स्टेप में कितने NO हिस्सा ले रहे हैं, 2, इसलिए 2 पावर 2 आ गया। लेकिन CO हिस्सा नहीं ले रहा बेटा स्लो स्टेप में, तो इसलिए CO नहीं आता। तो एक तो ये आप किसी भी मैकेनिज्म से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको सॉल्व कराता हूँ बच्चों। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3, मैं आपके सामने लिखता हूँ जी बच्चों। हमारे पास है NO प्लस H2, ये आपकी बुक की एग्जाम्पल हैं, आप अपनी बुक की जितनी एग्जाम्पल हैं उन सबको तैयार कर लें। N2 प्लस आपके पास क्या बन जाएगा H2O। बैलेंस करना है, यहाँ 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें और इधर भी 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इसकी जो रेट इक्वेशन है वो पता चला K इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू K को पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट, इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसकी वैल्यू जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। NO की कंसंट्रेशन पावर 2 हो जाएगा, H2 की कंसंट्रेशन अब पावर 1 रहेगा। देखो हालांकि 2 आ रहा है लेकिन 2 नहीं लिखना उधर। पता चला कि जब प्रैक्टिकली इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड 2 गुना बढ़ी, 2 गुना बढ़ाई 4 गुना बढ़ी, डबल डिपेंड कर रहा है। H2 की कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड 1 गुना बढ़ती है, 2 गुना बढ़ाने से रिएक्शन की जो स्पीड है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 गुना बढ़ता है, इसलिए इसके ऊपर सिंगल डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब है जो रिएक्शन मुझे नज़र आ रहा है ये ऐसा नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि इसकी केमिकल इक्वेशन कुछ और है, रेट इक्वेशन कुछ और है। तो अब हम इसका मैकेनिज्म अगर देखें बेटा, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें तो ये 2 स्टेप में कुछ रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। ये 2 स्टेप है, मल्टी स्टेप है। किसी भी रिएक्शन का जो आमतौर पर फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो स्टेप होता है, लेकिन अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम दी हो तो बच्चों आप फेडरल वाले पढ़ते हो, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में जो पीक्स होती हैं, जिस पीक की हाइट ज़्यादा होती है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और वो स्लो स्टेप होता है। अब हमारे पास मैकेनिज्म पे आते हैं। तो हमारे पास मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो NO है इसके 2 मालिक्यूल H2 के 1 मालिक्यूल से पहले स्टेप में रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट बन जाती है N2 प्लस H2O2, ये बन गई। इस स्टेप को स्लो स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब देखो इसमें जो हमारे पास ये रिएक्शन है, इसमें मैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड कहीं नहीं नज़र आ रहा, N2 नज़र आ रहा है, उसको तो नहीं छेड़ना आपने। H2O2 जो इंटरमीडिएट है, अब इधर हाइड्रोजन 2 हैं, इसका मतलब 1 यूज़ हुआ है, 1 और आएगा, ये इससे रिएक्ट करेगा और आपके पास स्टेप होगा फास्ट। मुझे प्रोडक्ट क्या बनानी है, देख रहा हूँ वाटर बन रहा है, इसका मतलब इसके कम्बिनेशन से वाटर बनना चाहिए। बैलेंस करना है, 2 लगा दें। अगर आप इन दोनों स्टेप को ऐड कर दें, इन दोनों स्टेप को ऐड कर दें, आपके पास केमिकल इक्वेशन ये वाली वापस आ जाएगी। ये इंटरमीडिएट रिएक्शन का कैंसिल हो गया।
अब आप देखें तो आपके पास इसकी जो इक्वेशन है वो 2NO प्लस आपके पास आ गया 2H2 इंटू क्या बन गया N2 प्लस आपके पास आ गया 2H2O, ये बन गया। तो अब आप देखें बच्चों, इसके स्लो स्टेप के अंदर अगर आप देखें तो NO कितने हिस्सा ले रहे हैं 2, H कितने हिस्सा ले रहे हैं H2 कितने हिस्सा ले रहे हैं 1, इसलिए रेट इक्वेशन हमेशा स्लो स्टेप से लिखी जाती है। ठीक है, When the reaction take place in single step, then same step of the reaction is called slow step या rate determining step. When the reaction take place in more than one step, then slow step of the reaction is called rate determining step. The rate equation is only written from rate determining step or slow step. ये हमारे पास बच्चों कुछ आपने रेट लॉ या रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा। के टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसकी यूनिट क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ पे भी इसका भी बारे में बता देता हूँ। यूनिट ऑफ के, ये अक्सर आता है बच्चों यूनिट ऑफ के। ये जो यूनिट ऑफ के है ना बच्चों, ये डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यूनिट ऑफ के डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट ऑफ के डिपेंड अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मैं अभी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके टॉपिक के बाद पढ़ाता हूँ। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। 3 से ज़्यादा कभी नहीं होता बच्चों, माइनस में हो सकता है, मे बी इन फ्रैक्शन हो सकता है, पॉइंट्स में आ सकता है। इसकी यूनिट के लिए एक फार्मूला तैयार कर लें। जब भी आपको यूनिट ऑफ के निकालनी हो, यूनिट ऑफ के निकालनी हो, वैसे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से कर सकते हैं बच्चों, उधर से भी काटते हैं, ये एक आसान तरीका है। आप लिख दें कंसंट्रेशन, उसमें लिख दें 1 माइनस n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है पर सेकेंड, ये लिख दें, ये याद कर लें फार्मूला। मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे ना आप 0 ऑर्डर की यूनिट बताओ, n इज इक्वल टू 0 लिख दो। 0 ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें n की वैल्यू 0 होती है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब आपको पता है कंसंट्रेशन की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चे, कंसंट्रेशन की जगह आप पुट कर दोगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसकी जगह 1 माइनस n की जगह 0 पुट कर दो, और फिर पर सेकंड उस तरह होगा। 1 में से 0 माइनस करें तो वही रहता है। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट है। मैं आपसे कहता हूँ n इज इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताओ। फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट भी आप निकाल सकते हैं, 1 2 की मैं निकाल रहा हूँ बच्चे, आप इसको लगा लो फार्मूले को। मोल पर डेसीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा माइनस n की जगह बच्चों n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 1 पुट कर दो पर सेकंड। 1 माइनस 1 0, तो आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 0 हो जाएगा। किसी चीज़ की पावर 0 हो जाए बच्चों वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस जगह पे 1 आ जाएगा। 1 इंटू पर सेकेंड जब सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट पर सेकेंड आएगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसके में रेट कांस्टेंट के की यूनिट पर सेकेंड आएगी। अब आखिरी फाइंड करता हूँ बच्चों, थर्ड की आप खुद कर लें। n इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होगी, पेपर में आ जाए, आप फार्मूले में लगाओ, कंसंट्रेशन की जगह लिखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, के की यूनिट बताते जा रहे हो बच्चों, और माइनस n की जगह क्या लिखोगे 2 पर सेकेंड, सेकेंड ऑर्डर है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऊपर पावर क्या आ जाएगा बच्चों -1 पर सेकेंड। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा मोल पर मोल आ जाएगा, डेसीमीटर पावर +3 आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा। इस तरह आप यूनिट ऑफ जो है n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट यानी आप k की यूनिट निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों वैसे तो हम ऐसे भी करते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ ये रिएक्शन कौन सा ऑर्डर है, तो आप कहते हैं ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है, तो आप लाजमी बात है इस जगह k छोड़ देते हो, इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इधर मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इस जगह पे लिखते हो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। जब आप इसको इधर लेके आओगे ये आपस में कैंसिल होगा, k की यूनिट निकाल देंगे। तो वो ज़रा आसान है फार्मूला, आप इससे भी लगा सकते हो, इधर भी आप उस तरीके से लगा सकते हो। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ बच्चे यहीं पे ज़रा इसकी यूनिट बताओ, तो आप देखो आप इस जगह पे क्या कर सकते हो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये कर दिया। के आपने निकालना है,
और इस जगह क्या लिख दोगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आपके पास क्या आ जाएगा, उसका स्केयर। अब इधर ये डिवाइड होगा बच्चों, जब ये डिवाइड होगा तो इसकी 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, के निकालना है तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसके साथ 2 पावर कैंसिल हो जाएगी। अब ये ऊपर जब जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो पर मोल बन जाएगा, डेसीमीटर पावर +3 आ जाएगा और पर सेकंड आ जाएगा। ये जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी देखो बच्चे, मैंने वही काम किया है, ये तो वही काम है। तो इस तरीके से आप उस तरीके से भी इसको यूनिट निकाल सकते हो। तो ये हमारे पास था रेट लॉ या रेट इक्वेशन। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर बच्चों। तो इसको नोट करना है तो नोट करें बच्चों जल्दी जल्दी। ये लिखने का मकसद यही होता है बच्चों कि आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप में चीज़ें हों। मल्टीपल चॉइस वही बच्चा अच्छा करता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, और जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कहता है कि मल्टीपल चॉइस की बुकलेट मैंने ले ली है और उसको मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो बच्चों उसके अगर कंसेप्ट नहीं है तो वो रट्टे मारेगा, लेकिन वो मल्टीपल चॉइस अच्छे नहीं कर सकता। इसलिए मल्टीपल चॉइस के लिए पहले टॉपिक पे ग्रिप बनाएं, ये बेस्ट तरीका है। इसीलिए बच्चों हम फर्स्ट ईयर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। जब हम फिज़िकली पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा लिखवा रहे होते हैं, तो उसके बाद साथ साथ असाइनमेंट और टेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि इस तरह चीज़ों को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कभी आ जाए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली लिखा जाता है या थ्योरेटिकली। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली लिखा जाता है बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है। ये क्या होता है बच्चों, जो रेट इक्वेशन होती है ना, उनके जो एक्सपोनेंट का सम होता है ना, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जो रेट इक्वेशन है उनकी जो पावर है ना, उनका सम जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसलिए इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट involved in rate equation is called order of reaction। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर किसी को बच्चों इसकी डेफिनेशन नहीं आती, उसको पता होना चाहिए। जब बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में आपको याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ज़ीरो हो सकता है बेटा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो सकता है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। बट बड़ी डिटेल में मैंने इसका लेक्चर अपलोड किया हुआ है रेगुलर क्लास में भी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला हो तो आप बच्चों उधर से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ मैं मल्टीपल चॉइस को ज़्यादा फोकस करता हूँ। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसी तरीके से हमारे पास है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी होते हैं। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर भी होते हैं, सेकंड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं, थर्ड ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बच्चों हमारे पास फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर यानी पॉइंट्स में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास ऐसे भी हम कहते हैं कुछ रिएक्शन को सीडो फर्स्ट ऑर्डर, हमारे पास सीडो फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। और क्या हो सकते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी नेगेटिव ऑर्डर भी होते हैं। कहीं मल्टीपल चॉइस आ जाए, नेगेटिव ऑर्डर। अच्छा, कभी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में फ़र्क हो, याद रखो बच्चों मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं होती, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ज़ीरो नहीं होती बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा नहीं होता, ये याद रखें। और मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली लिखी जाती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली लिखा जाता है। अब हम आते हैं बच्चों इनको वन बाय वन ज़रा थोड़ी बहुत इनके बारे में देखते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन,
आप कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पे डिपेंड ही ना करे। कोई भी, जैसे मेरे पास एक रिएक्शन दिया जाए रेट इज इक्वल टू के और उसके ऊपर पावर वो लिख देता है ए की पावर 0, तो मैं आपसे कहूँगा ऑर्डर लिखो, तो आप कहते हैं जिसकी पावर 0 लिखी हुई है वो ऑर्डर 0 है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। फोटोकेमिकल रिएक्शन बच्चों आमतौर पर 0 ऑर्डर होते हैं, या हमारे पास ये जो हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है, ये जो डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है बच्चों, ये भी हमारे पास एक रिएक्शन है जो कि 0 ऑर्डर रिएक्शन कंसिडर होता है, क्योंकि इसके लिए टंगस्टन की ज़रूरत होती है। वो तमाम रिएक्शन जिनमें आप यहाँ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यूज़ करते हो या कैटालिस्ट यूज़ करते हो, कैटालिस्ट डालो तो रिएक्शन होते हैं, कैटालिस्ट ना डालो तो रिएक्शन नहीं हो सकता बच्चों, वो 0 ऑर्डर में चले जाते हैं। इसलिए ये आपके पास इसमें टंगस्टन यूज़ करना पड़ता है हीट के ज़रिए, फिर रिएक्शन ये डिकम्पोजिशन होती है। तो मैं आपसे कहता हूँ ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, आप कहते हैं 0 ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा, लेकिन NH3 की कंसंट्रेशन पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन NH3 पे डिपेंड नहीं कर रहा बल्कि टंगस्टन पे डिपेंड कर रहा है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन बच्चों। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको पता है, एक फिर याद कर लें, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर 0 ऑर्डर, ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शन आर 0 ऑर्डर। जितने भी हमारे पास फोटोकेमिकल रिएक्शन हैं वो सारे के सारे 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड करते हैं, ना कि वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। सेकंड पे आते हैं बच्चों, मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कहते हैं ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, रेट ऑफ रिएक्शन 1 गुना बढ़े, एक ही पे डिपेंड करे, वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। इसमें आमतौर पर अगर एक ए रिएक्टेंट है तो रेट इज इक्वल टू के और ए के ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि ये हमारे पास एक ही पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मुझे बता दें, तो बच्चों हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है। जब ये N2O4 में जाता है प्लस ऑक्सीजन में जाता है, इसके इधर बैलेंस कर लें, 2 लगा लें, इधर भी 2 लगा लें, ये जो रिएक्शन है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी रेट इक्वेशन ये बनेगी और रेट इक्वेशन के एक्सपोनेंट का सम, जिसकी पावर कुछ ना लिखी हो बच्चों, याद रखिए उसकी पावर 1 होती है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 होगा, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होगा। याद रखें मोस्टली ऐसा है, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिनमें कैटालिस्ट नहीं यूज़ हो रहा, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर। ये सिंगल रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेशुमार एग्जाम्पल हम बना सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड भी हो सकता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों वो होते हैं जो एक ही रिएक्टेंट पे डबल डिपेंड कर जाएं या 2 रिएक्टेंट पे अलग अलग डिपेंड करें। ठीक है, हम कह सकते हैं कि रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 2 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या सिंगल पे डिपेंड करे, डबल डिपेंड कर जाए। इसलिए ऑप्शन क्या क्या हो सकता है बच्चों, इसका ऑर्डर 2 होगा, रेट इज इक्वल टू के। हो सकता है बच्चों एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डबल डिपेंड करे, जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो एक अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिखी थी, मैंने लिखा था ये एक रिएक्शन, अगर आप देखें तो मैंने लिखा था NO2 प्लस CO इंटू N2 प्लस CO2, सॉरी NO प्लस CO2, ये लिखा था थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है। रेट इक्वेशन इसकी मैंने लिखी थी, रेट इज इक्वल टू के NO, रेट इक्वेशन के अंदर अभी बच्चों आपने पढ़ा है, इसका मैकेनिज्म भी बताया, इसकी पावर 2 है। इसके स्लो स्टेप में NO 2 ऐसा लेते हैं, CO ऐसा ही नहीं लेता। ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखो इसमें 2 रिएक्टेंट है लेकिन एक ही पे डबल डिपेंड कर गया, तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर है। हो सकता है बच्चों 2 पे अलग अलग डिपेंड कर जाए, हो सकता है कि मेरे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऐसे आ जाए, रेट इज इक्वल टू के, एक पे भी सिंगल डिपेंड कर जाए
दूसरे पे भी सिंगल डिपेंड कर जाए, दो पे अलग अलग डिपेंड कर जाए। ऐसी इक्वेशन भी अभी मैंने कराई थी। अगर आप देखें तो आपको मैंने सबसे पहले वाली एग्जांपल NO प्लस O3 क्या बना, NO2 प्लस ऑक्सीजन। रेट इक्वेशन मैंने इसकी लिखी थी, रेट इज इक्वल टू के NO की कंसंट्रेशन O3 की कंसंट्रेशन और ऑर्डर इज इक्वल टू जिनकी पावर कुछ ना गिवन हो 1 होती है, 1 प्लस 1, इसकी पावर भी 1 है, उसकी भी 1 है, टू 2। रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। तो बच्चों देखो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर हो सकता है, किसी एक पे डिपेंड कर जाए, दो पे डिपेंड कर जाए। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज तक जो प्रैक्टिकली नोट हुआ है वो थर्ड तक हुआ है बच्चों। थर्ड से ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली नोट नहीं हुआ। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो होते हैं जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन एक ही पे 3 गुना डिपेंड कर जाए। हो सकता है एक पे 2 गुना डिपेंड करे, एक पे 1 गुना डिपेंड करे, और हो सकता है तीनों पे अलग अलग 1-1 गुना डिपेंड करे। इसलिए इसमें ऑप्शन बहुत सारे हैं कि मेरे पास रेट इक्वेशन ऐसी भी आ सकती है कि रेट इज इक्वल टू के ए पे डिपेंड कर गया, बी पे डिपेंड कर गया, सी पे डिपेंड कर गया, तीनों रिएक्टेंट पे डिपेंड कर गया। इस तरह की रेट इक्वेशन अगर दी होगी तो सबकी पावर 1 1 है, तो इसलिए ऑर्डर 3 आ जाएगा। हो सकता है बच्चों मेरे पास रेट इक्वेशन में एक के ऊपर डबल डिपेंड कर जाए, ए के ऊपर डबल डिपेंड कर जाए, या बी पे डबल डिपेंड कर जाए और एक पे सिंगल डिपेंड कर जाए। ये भी देखो 2 एक की पावर 1 की 1 है, ये भी थर्ड ऑर्डर हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक ही पे 3 गुना डिपेंड कर जाए, 1 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाओ और रिएक्शन की स्पीड पहले की निस्बत 3 गुना बढ़ जाए, ये हो सकता है। एक एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराई थी बच्चों, उसमें अगर हम देखें NO प्लस H2 रिएक्शन किया था N2 प्लस H2O, बैलेंस किया था बच्चों, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने इसका मैकेनिज्म भी लिखा, ये आपको गिवन होगी रेट इक्वेशन। ऑर्डर इज इक्वल टू NO की पावर 2 हो जाएगा, H2 की कंसंट्रेशन पावर आपको पता है, ये स्लो स्टेप में इसका एक मालिक्यूल हिस्सा लेता है, ये आ जाएगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, आप इसका ऑर्डर लिख दोगे, ऑर्डर इज इक्वल टू 2, ये पावर 2 है, उसकी पावर 1 है, इक्वल टू 3। रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर। तो ये देखो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर भी हो सकते हैं, ये नोट करें बच्चों, आगे बात करें ताकि नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अगर हम आते हैं नेक्स्ट पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने कहा है बच्चों आपके पास क्या हो सकता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर भी होते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों यूनिट मैंने के की निकलवाना सिखा दी है, अगर किसी ने दरमियान से वीडियो प्ले कर ली है तो वो उसको पीछे देखेगा। इस टॉपिक से पहले, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पहले, के की यूनिट डिपेंड किसके ऊपर करती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तमाम के लिए मैंने ट्रिक बताई है आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ के कैसे आप निकाल सकते हो। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं बच्चों, ऐसे रिएक्शन जिनके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डबल डिपेंड नहीं करता, बल्कि 1 गुना बढ़ाएं आधा गुना बढ़े, इस तरह के हमारे पास हैं। जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल दी होती है बच्चों, क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास है, इसका रिएक्शन क्लोरीन से कर दें, ये बन जाता है जी CCl4 प्लस HCl। बेशुमार एग्जांपल ऐसी बना सकते हैं। मैं आपको इसकी रेट इक्वेशन दे देता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ इसकी रेट इक्वेशन है जी, रेट इज इक्वल टू के क्लोरोफॉर्म, ऐसे ही लिख दो, और आपके पास है क्लोरीन, इसकी कंसंट्रेशन पे हाफ। क्या मतलब इसका बच्चों, इसका मतलब यह है कि इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड 1 गुना बढ़ी, पावर 1 रही। इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाई, रिएक्शन की स्पीड आधा गुना बढ़ी, 2 गुना बढ़ाई, 1 गुना बढ़ी, इसलिए इस पे हाफ डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो ऑर्डर इज इक्वल टू इनके एक्सपोनेंट का सम ऑर्डर होगा। अब इसका ऑर्डर बन जाएगा 1.5, ये बन जाएगा बच्चों। इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर अगर हम देखें, सीडो फर्स्ट ऑर्डर, ये हमारे पास जो सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, सीडो का मतलब क्या होता है बच्चों, जूठे, जो जूठे रिएक्शन हैं, जो बाज़ाहिर देखने में कुछ और नज़र आते हैं, प्रैक्टिकली और हैं, और इनकी सबसे बड़ी पहचान इनमें वाटर होगा। वाटर एज ए सॉल्वेंट होता है बच्चों, रिएक्शन में नज़र आ रहा होता है,
इसलिए जिनमें वाटर रिएक्टेड हो उनको सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने लिख दूँ CH3 होल थ्राइस CBr, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसका रिएक्शन वाटर से कर दें, हाइड्रोलाइसिस हो गई, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया बच्चों, CH3 होल थ्राइस COH हो गया Br की जगह, जो इधर से H निकला इसके Br से मिलकर HBr बन गया। रेट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, आपको पता है कि इसके स्लो स्टेप में सिर्फ ये मालिक्यूल हिस्सा लेता है, वाटर एज ए सॉल्वेंट है, इसलिए इसकी रेट इक्वेशन बनेगी रेट इज इक्वल टू K CH3, आपके पास आ जाएगा आपके इसमें रेट इज इक्वल टू K, आप इसमें लिख देंगे ब्रैकेट में CH3 होल थ्राइस CBr, और वाटर साथ नहीं आ रहा, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर तो कहते हैं, लेकिन इसको सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, झूठे फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। देखो यहाँ 2 रिएक्टेंट थे, एक आ रहा है। अब बच्चों नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शंस भी होते हैं, नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और आपकी पूरी की पूरी एक ही शॉट के अंदर ये सारी की सारी यूनिट कंप्लीट हो जाए। यानी बच्चों की ज़्यादा ही डिमांड यही है कि सर आप एक ही लेक्चर के अंदर पूरी यूनिट कराएं ताकि हम क्विक रिवीजन कर सकें। अब हमारे पास है नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों बज़ाहिर तो ओवरऑल तो नेगेटिव नहीं होते, लेकिन किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने से ऑर्डर पे फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हमारे बुक में एक एग्जांपल होती है, O3 O2 में कन्वर्ट हो रहा है, बैलेंस करें, रेट इक्वेशन इसकी ये होगी, रेट इज इक्वल टू K और O3 की कंसंट्रेशन पावर 2 होगा और O2 की कंसंट्रेशन पावर -1 होगा। यानी जब आप ऑक्सीजन बढ़ाते जाएंगे तो इस पे अभी देखो डबल डिपेंड कर रहा है, जितना ऑक्सीजन बढ़ता जाएगा ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, पहले डबल डिपेंड करेगा, फिर सिंगल डिपेंड करेगा, फिर आधा डिपेंड करेगा। ओवरऑल इसकी जो रेट इक्वेशन है, अभी तो ऑर्डर अगर हम निकालें तो 1 निकलता है, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट के बढ़ने से इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ा था। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ा है, फिर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से, इसकी कंसंट्रेशन ऑक्सीजन के बढ़ने से इसकी कंसंट्रेशन 1 गुना बढ़ाने से 2 गुना बढ़ने के बजाय थोड़ी देर बाद आधा 1 गुना हो जाएगा, फिर उससे पीछे वापस रिवर्स आ जाएगा। इसलिए इन रिएक्शन को हम नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के कितने मेथड्स हैं बच्चों, ये हमारे पास पहले नोट करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के मेथड के नाम बताने जा रहा हूँ। अब हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड मौजूद हैं। अगर आप इतनी देर में अपने आप को रिकॉल करें कि कौन कौन से मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़े हैं, अगर आपको याद आ रहे हैं तो इसका मतलब मल्टीपल चॉइस आप कर सकते हैं, नहीं आ रहा तो आपको ये बात फिर सुननी चाहिए। अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के कितने मेथड थे बच्चों, 2, केमिकल और फिजिकल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के मेथड हैं, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नाम याद करने हैं, मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिर्फ नाम याद कर लें। मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन कौन से मेथड हैं? एक मेथड है बच्चों, याद रखें, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने का इनमें से कौन सा मेथड है, याद होना चाहिए। सेकंड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। थर्ड, डिफरेंशियल मेथड, डिफरेंशियल मेथड। फोर्थ, हाफ लाइफ मेथड, इस पे तो मल्टीपल चॉइस भी आते हैं बेटा, हाफ लाइफ मेथड, इस पे तो मल्टीपल चॉइस मैंने देखे हैं पास्ट पेपर में बहुत ज़्यादा है। नंबर 5, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस, मेथड ऑफ लार्ज एक्सेस। आपको जस्ट इनके नाम याद करने हैं बेटा, सिर्फ पता होने चाहिए, डिटेल की ज़रूरत नहीं है। हाफ लाइफ मेथड पे आते हैं। हाफ लाइफ मेथड क्या है? हाफ लाइफ पहले तो पढ़ते हैं बच्चों, हाफ लाइफ क्या होती है, पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है। हाफ लाइफ मेथड, इसी में आपको बात भी समझ आ जाएगी।
अच्छा बच्चों, हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, कहीं पे भी आ जाए इससे हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ क्या होती है? टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं कहूँ ना हाफ लाइफ क्या है, तो आप कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को R लिख दिया, प्रोडक्ट को P लिख दिया। इसका एक रिलेशन याद करें बच्चों, हाफ लाइफ का एक मैथमेटिक का रिलेशन है। T हाफ हमारे पास है होल n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर n-1, ये आ जाए। हाफ लाइफ की ये मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद करनी है। अब आपसे मैं कहता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी या नहीं, तो n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो n = 0 हो जाए। आपको पता है टी हाफ का फार्मूला ये ऐसे बन जाएगा, टी हाफ, ये आप मल्टीपल चॉइस ही हैं सारे, और आपको पता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए प्रोपोर्शनल टू 1/a, और इस जगह पे क्या लिख दोगे? 0-1, n की जगह 0, a क्या इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, -1 पावर आ गई बच्चों, इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास क्या ना बन जाएगा, ये टी हाफ होल n, हाफ लाइफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। जब ये -1 है तो ऊपर जाएगा तो a, तो हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाओगे हाफ लाइफ बढ़ती जाएगी। क्या मतलब बच्चों? अगर मैं कहता हूँ सपोज करें मेरे पास सब्सटेंस 1 ग्राम है, तो हाफ लाइफ इसकी मैं सपोज कर लेता हूँ 2 मिनट है, तो क्या मैं 2 ग्राम करूँगा फिर भी हाफ लाइफ यही होगी? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ बता रहा है अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। 1 गुना है 1 ग्राम है तो ये है, 2 ग्राम है तो हाफ लाइफ बढ़ जाएगी। अब हो सकती है इससे बड़ी वैल्यू होगी, सपोज कर लेते हैं 4 मिनट हो गई। तो देखो बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाने से हाफ लाइफ बढ़ जाती है। कौन से रिएक्शन के लिए? जीरो ऑर्डर के लिए। अगर मैं कहता हूँ n = ये बच्चों बड़ी बातें समझने वाली हैं, आपकी किताब में नहीं है, n = 1 है। हाफ लाइफ क्या बनेगी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ टी हाफ होल 1 प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर, आपको पता है n की जगह n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है 1 हो जाएगा, -1 0, आपको पता है कि 1/0 हो जाएगा, तो ये तो ओवरऑल बन जाएगा टी हाफ इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए बन जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 1/0 0 किसी चीज़ की पावर हो तो 1 हो जाता है, 1/1 1 हो जाएगा। इसका मतलब हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर सपोज करें मैं आपसे कहता हूँ 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, हाफ लाइफ उसकी 2 मिनट है, तो अगर 2 ग्राम हो जाएगी फिर भी हाफ लाइफ क्या होगी? आप कहेंगे सर 2 मिनट ही रहेगी। ग्राम बढ़ाने से, अमाउंट बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाने से इसकी हाफ लाइफ पे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? कि हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इनिशियल में आप 1 ग्राम ले लें, 2 ग्राम ले लें, हाफ लाइफ वही रहेगी। यहाँ आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, इसलिए 1 ग्राम के लिए कुछ और होगी, 2 ग्राम के लिए कुछ और होगी। मोलैरिटी की फॉर्म में भी कंसंट्रेशन लेके चल सकते हो। अब मैं आपसे कहता हूँ n = 2, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ बताओ। तो बेटा मैं इधर तक बात रोक दूंगा, थर्ड ऑर्डर के लिए खुद कर लेना। टी हाफ होल 2 प्रोपोर्शनल टू 1/a की पावर 2-1, n की जगह 2 पुट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रिलेशन तो बच्चों आपके पास बन जाएगा इक्वल टू, मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ 1/a बन जाएगा, 1/a बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी हाफ लाइफ कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी हाफ लाइफ कम होगी, क्योंकि ये 1/, में आ रहा है। तो 1 ग्राम अगर मेरे पास सब्सटेंस मौजूद है तो उसकी हाफ लाइफ, सपोज करते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए ये ऐसा कर रहा हूँ बच्चे,
1 है, मैंने 2 ग्राम कर दिया, अब हाफ लाइफ क्या होगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी। आप कहेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी, हाफ लाइफ कम होगी, इसीलिए कंसंट्रेशन बढ़ गई, हाफ लाइफ इससे कम हो जाएगी, शायद 1 मिनट हो जाएगी। ठीक है, और अगले वाले केस में n=3 वाले केस में 1/a² आ जाएगा। तो बच्चों पता चला कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती। सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हमारे पास बच्चों एक डायरेक्ट रिलेशन भी याद करने हैं। बाज़ दफ़ा वो कहेगा, आपसे कहेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिलेशन बताएं, तो बच्चों n=1 हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का एक रिलेशन हमारी बुक में गिवन है, T12 0.693/k। ये याद रखना है, ये बच्चों पंजाब टेक्स्ट बुक में बच्चों को मिलता है, ये रिलेशन ड्राइव होता है। n=2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T12 हाफ लाइफ रिलेशन बनता है 1/Ka, K दे देगा, A दे देगा। n=3 T12 1.5/Ka² बन जाएगा। ये बच्चों आपको याद करना है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है, इनको आपने याद करना है। एक और आपने हाफ लाइफ का फार्मूला याद कर लेना है, और वो हाफ लाइफ का फार्मूला बच्चों तब यूज़ होगा जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, लेकिन तब यूज़ होगा जब आपको 2 हाफ लाइफ गिवन हो, 2 कंसंट्रेशन गिवन हो। n=1 + log T1 हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय T2 हाफ लाइफ ऑफ सेकंड रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय log A2 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड रिएक्टेंट, A1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्टेंट। ये फार्मूला आपने बच्चों उस वक्त यूज़ करना है जब आपको 2 हाफ लाइफ दी हों, 2 इनिशियल कंसंट्रेशन दी हों। इससे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। ये हाफ लाइफ का एक फार्मूला है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्म है, ये आपने याद करनी है बच्चों। नेक्स्ट और आखिरी हमारे पास टॉपिक शुरू हो गया है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चों, जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको हम EA से डिनोट करते हैं, EA से डिनोट करते हैं। ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। हम कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactant into प्रोडक्ट, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसको EA से डिनोट करते हैं। और याद रखें बच्चों, जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेसिकली अगर हम इसको देखें तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है। EA एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हम इसलिए इसको पढ़े होते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी इतना रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी इतना रिएक्शन फास्ट होगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब होता क्या है बच्चों कि हमारे पास रिएक्टेंट जो होते हैं, जैसे A रिएक्टेंट है हमारे पास, ये 2 A रिएक्टेंट हैं, ये B हमारे पास रिएक्टेंट है, ये आपस में रिएक्ट करें, दरमियान में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएं। आपको पता है बॉन्ड बनेगा तो इनके दरमियान बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और नए बॉन्ड इनके दरमियान जो है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है बच्चों। इसको हम आम में लिखते हैं जी AC एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके पास रिएक्टेंट है। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये हमारे पास प्रोडक्ट में ये बॉन्ड इनके फॉर्म हो चुके होते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक हो चुके होते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और याद रखना है बच्चों, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है इसकी एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट से भी ज़्यादा होती है। और याद रखना, ये भी याद रखना है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल चीज़ है। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
ये हमारे पास टेम्परेरी मॉलिक्यूल बनता है। अब इसके लिए बैरियर्स हम ऐसे करके बनाते थे। अगर मैं आपके सामने इस तरह का ग्राफ बना दूं, यहाँ पे मैं रिएक्टेंट लिख दूं और प्रोडक्ट लिख दूं। यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, EA कहते हैं। ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ ये तो वो एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए चाहिए, अगर ये एनर्जी देखी जाए तो ये वो एनर्जी है जो प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में आने के लिए चाहिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी है बच्चों प्रोडक्ट की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है प्रोडक्ट की, ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में जा सकता है, जबकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस नहीं आ सकता। ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये किस के लिए है? अगर मैं इसको रिएक्शन पाथ कह दूँ, इसको मैं रिएक्शन पाथ कह दूँ और इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी कह दूँ, तो आपको पता है कि बच्चों रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे है। रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में आना है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इसलिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव हो तो ये कौन से रिएक्शन के लिए हमने ड्रा किया? ये एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अगर मैं आपसे कहता हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोस्टली इरिवर्सिबल होते हैं, वजह क्या है? आप कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, इसलिए फॉरवर्ड में जाना आसान है, बैकवर्ड में आना मुश्किल है, इसलिए मोस्टली इरिवर्सिबल है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगर हम एक और ग्राफ इसका देखते हैं तो बेटा इसी तरह का ग्राफ हमारे पास है। अगर हम इसको रिएक्शन पाथ कह दें, रिएक्शन पाथ बोल दें, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह दें। इस वक्त रिएक्टेंट को मैंने नीचे बना दिया, प्रोडक्ट ऊपर बना दिया। अब ये R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, और ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। ये वो कम से कम एनर्जी है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए, इसे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट कहते हैं। और ये वो कम से, ये आपके पास जो टॉप पे बना बच्चों, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, ये जो टॉप पे है वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ट्रांजिशन स्टेट है। याद रखिए बच्चों, ये आपके पास अनस्टेबल चीज़ है, इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज़्यादा है। अब रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है बच्चों, तो ये भी अब इतनी एनर्जी इसको चाहिए, इसलिए डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और पॉजिटिव हो, वो रिएक्शन कौन से होते हैं? ये एंडोथर्मिक क्या है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों कुछ रिएक्शन फास्ट क्यों होते हैं? वजह यह है कि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। कुछ रिएक्शन स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। कुछ रिएक्शन दरमियानी स्पीड से क्यों जाते हैं? आप कहते हैं उनकी एक्टिवेशन एनर्जी ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत कम होती है। अगर हम इसमें कैटालिस्ट डाल दें क्या होगा? आप कहते हैं कैटालिस्ट क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, वो एक नया पाथ दे देता है ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब AC एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, तो इस नए पाथ की वजह से इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो चुकी है। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, पहाड़ी छोटी हो जाएगी, तो रिएक्टेंट आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कैटालिस्ट क्या करता है? इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी हमने पढ़ा क्यों है बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए हमने इसको एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ा। तो बच्चों पूरे का पूरा यूनिट मैंने आपके सामने गो थ्रू किया। बहुत बड़ी वीडियो है, आपने इसको कैसे देखना है बेटा? आपने इसको आधे घंटे के अंदर देखना है, यानी आधे घंटे आप इसको देखें, फिर ब्रेक दें, फिर आधा घंटा देखें, फिर ब्रेक दें, और फिर आधा घंटा देखें, फिर ब्रेक दें। एक ही टाइम पे बच्चों इतनी चीज़ें याद नहीं होती। आपने इन चीज़ों को नोट करना है, और इन चीज़ों को नोट करने के बाद आपने कोई ना कोई असाइनमेंट या टेस्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।